हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। इसके 4 पार्ट्स हमें दिए गए हैं, 4 रैखिक समीकरण युग्म हमें दिए गए हैं। इनमें सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि अद्वितीय हल हैं, कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो जब भी ये पता लगाना होता था कि कितने हल हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात कर लेते थे। उसके बाद हम तुलना करते थे कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हम कहते थे कि जो समीकरण हैं वो जो रैखिक युग्म हैं वे प्रतिच्छेदी हैं। कैसे हैं? प्रतिच्छेदी। और अगर प्रतिच्छेदी हैं तो इसका मतलब उनके अद्वितीय हल हैं, अर्थात केवल एक हल होगा। अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो अब ऐसी कंडीशन में हम कहते थे कि समांतर होंगे रेखाखंड हमारे और उनका कोई हल नहीं होगा। और थर्ड बनता था हमारा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो हम कहते थे कि जो रैखिक युग्म हैं वे समपाती होंगे और उनके अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले हमें यही करना है कि हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ नोट करके रखा हुआ है हमने। इसे हमें करना क्या है, सबसे पहले हमने इसे पहले वाले समीकरण को मान लिया, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात किया। तो पहले समीकरण को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि जो a1 होगा वो बराबर है x के गुणांक को a1 कहते हैं। तो पहले समीकरण में x का गुणांक है 1, तो a1 हो गया हमारा 1। y का गुणांक b होता है तो b हमारा हो गया -3 और c1 हो जाएगा हमारा -3। वैसे ही a2 हमारा हो जाएगा, दूसरे समीकरण के x के गुणांक को हम a2 कहते हैं 3। v2 हमारा y का गुणांक -9 और c2 हमारा -2। निकाला हमने a1/a2। a1 का मान है 1 और a2 का मान है 3, तो 1/3। v1/v2, v1 का मान -3 और v2 का मान -9। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल, 1/3। और c1/c2 हो जाएगा हमारा, c1 का मान -3 और c2 का मान -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2। तो देखने पर हमें पता चल रहा है कि a1/a2 है इक्वल्स टू v1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि जो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म हैं वे समांतर होंगे, और अगर समांतर हैं तो उनका कोई हल नहीं होगा। तो लिखा जाएगा कि रैखिक युग्मों का कोई हल नहीं है। रैखिक युग्मों का कोई हल नहीं है, और अगर कोई हल नहीं है तो फिर हमें उसे हल भी नहीं करना है वज्र गुणन विधि से। नेक्स्ट हमने नोट कर लिया हमारा दूसरा रैखिक समीकरण युग्म, जो कि है 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर 40। तो सबसे पहले इन्हें हम व्यापक रूप में लिखे ले रहे हैं, दोनों ही समीकरणों को, अर्थात इनका c जो है वो इस तरफ आना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा 3x - 5y इक्वल्स टू -20 और 6x - 10y - 40 इक्वल्स टू 0। ये हो गए हमारे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों से हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 लिख लिया। a1 हमारा हो गया 3, v1 हो गया y का गुणांक है -5 और c1 हो गया -20।
वैसे ही A2 हमारा हो जाएगा 6, B2 हमारा हो जाएगा -10 और C2 हमारा हो जाएगा -14। अब निकालते हैं हम इनका अनुपात। A1 अपॉन A2 बराबर हो गया हमारा A1 का मान 3 और A2 का मान 6, दोनों ही कैंसिल 1/2। V1 अपॉन V2 हमारा हो जाएगा V1 का मान -5 और V2 का मान -10, ये दोनों भी हमारे कैंसिल हो गए, ये भी आया 1/2। और C1 अपॉन C2 बराबर -20 अपॉन -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 40, ये आपका 1/2। तीनों ही अनुपात बराबर आ रहे हैं। तब लिखा क्या जाएगा कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और अगर तीनों ही अनुपात बराबर है हमारे, इसका मतलब जो रैखिक युग्म होंगे वे संपाती होंगे, और संपाती की कंडीशन में इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो लिखा गया अतः रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और अगर अनेक हल हैं तो हमें इसे हल भी नहीं करना है, यानी कि इसका वज्र गुणन विधि से सॉल्यूशन नहीं निकालना है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। हल केवल हमें तब निकालना है जब अद्वितीय हल हो, तब वज्र गुणन विधि लगानी है। इसी प्रश्न के अगले भाग हैं हमारे 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8। ये हमारे अगले दो रैखिक समीकरण युग्म हैं, जो कि हमने यहाँ पे नोट करके रखे हुए हैं। तो पहले इनको हम व्यापक रूप में लिख लें। इनको व्यापक रूप में लिखने के लिए ये जो 5 और 8 हैं, हम इनको दाईं से बाईं ओर ले जाएंगे। 2x + y, 5 इस ओर जाएगा -5 बराबर 0, ये 8 इस ओर जाएगा, यही हमारा बन जाएगा 3x + 2y - 8 इक्वल्स टू 0। ये हो गए हमारे समीकरण 1 और 2। अब इन दोनों समीकरणों में हम A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ज्ञात करते हैं। A1 अपॉन A2 डायरेक्ट ही लिख रहे हैं हम। A1 पहले समीकरण में x का गुणांक 2, A2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3। A1 अपॉन A2 है हमारा 2/3। वैसे ही B1 अपॉन B2 पहले समीकरण में y का गुणांक 1 और दूसरे समीकरण में y का गुणांक 2, 1/2। C1 अपॉन C2 हमारा पहले समीकरण में अचर राशि हमारी -5 और दूसरे समीकरण में -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/8। तीनों ही अनुपात हमारे क्रमशः आ रहे हैं 2/3, 1/2 और 5/8। तीनों ही अनुपात अलग अलग हैं। इसका मतलब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो तीसरे से तुलना करनी भी नहीं है। और ऐसी कंडीशन में जो रैखिक युग्म होते हैं वे प्रतिच्छेदी होते हैं और उनके जो हल होंगे वे अद्वितीय होंगे। अतः लिखा गया रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं। समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं। और अगर इनकी अद्वितीय हल हैं तो जैसा क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि अगर अद्वितीय हल हैं तो उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो अब हमें लगानी है वज्र गुणन विधि। तब वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या होता है, हम सबसे पहले वो लिख लें। वज्र गुणन विधि, इसमें हमें सूत्र क्या लगाना है, सूत्र होगा हमारा x अपॉन V1 C2 माइनस C2 V2 C1, ये हमारा बराबर y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 V2 माइनस A2 V1। ये हमारे वज्र गुणन का सूत्र होता है। इसमें हमें A1 B1 A2 B2 और C1 C2 इनके मान रखकर x y के मान ज्ञात करने। तो कैसे करेंगे हम, अब वो देखते हैं। x अपॉन
V1 का मान है हमारा 1 इंटू C2 का मान है -8 माइनस V2 का मान हमारा 2 इंटू C1 का मान होता है, दिया गया है -5, फिर बराबर y अपॉन C1 का मान है -5 इंटू A2 का मान 3 माइनस C2 का मान -8 और A1 का मान 2 बराबर 1 अपॉन A1 का मान 2 इंटू V2 का मान 2 माइनस A2 का मान 3 इंटू V1 का मान 1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा x अपॉन 1 इंटू -8 आपका आएगा -8 -2 -5 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 5 10 इक्वल्स टू y अपॉन -5 इंटू 3 माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 2 16 बराबर 1 अपॉन 2 इंटू 2 4 -3 इंटू प्लस 1 माइनस का 3। यही हमारा आ जाएगा x अपॉन -8 प्लस 10, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, घट जाएंगे, प्लस का 2 y अपॉन -15 प्लस 16, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों ही घट गए 1 बराबर 1 अपॉन 1। ये हमारा आ गया x अपॉन 2 y अपॉन 1 और 1 अपॉन 1 तीनों ही बराबर हैं। तब x और y के मान निकालने के लिए एक बार x के अनुपात का हम इसके साथ तुलना करेंगे, एक बार y के अनुपात का इसके साथ तुलना करेंगे। तो यही हमारा हो जाएगा x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, कैंची गुणा होगा x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 2, 1 का गुणा x में x और 2 का गुणा 1 में 1 2, x इक्वल्स टू हमारा आ गया 2। वैसे ही ये y अपॉन 1 की तुलना हम करेंगे 1 अपॉन 1 से, y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, इसमें भी हमारा कैंची गुणा हुआ 1 का गुणा y में y, 1 का गुणा यहाँ 1 में 1, y बराबर आ गया 1। x और y की वैल्यूज आई हैं x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1। इस तरीके से हमें वज्र गुणन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वज्र गुणन का सूत्र x अपॉन v1 c2 माइनस v2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 v2 माइनस a2 v1, ये है। अब आता है इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, जो कि हमारा x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। करते हैं हम सबसे पहले a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ज्ञात करते हैं। a1 x का गुणा, पहले वाले समीकरण के x का गुणांक जो कि है 1, और a2 दूसरे समीकरण के x का गुणांक 3, तो a1 अपॉन a2 हमारा हो गया 1 अपॉन 3। v1 अपॉन b2 हमारा हो गया पहले समीकरण के y का गुणांक b1 माइनस 3, और दूसरे समीकरण के y का गुणांक वो भी -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 अपॉन 1, और c1 अपॉन c2 पहले समीकरण का अचर पद और दूसरे समीकरण का अचर पद, -7 माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 अपॉन 15, ये हो गया c1 अपॉन c2। अब जैसा कि तीनों ही अनुपात हमारे कैसे हैं, अलग अलग हैं, अतः लिखा गया a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो c1 अपॉन c2 से तुलना करनी भी नहीं है। और ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं, जब a1 अपॉन a2 बराबर ना हो b1 अपॉन b2 के, कि समीकरण युग्मों के अद्वितीय हल होंगे। अतः समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे, और अगर इनकी अद्वितीय हल हैं तब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, वज्र गुणन विधि से इन्हें हल करना पड़ेगा। तब लिखा गया वज्र गुणन विधि से वज्र गुणन विधि का सूत्र जैसा अभी बताया, x अपॉन
V1 C2 माइनस V2 C1 इक्वल्स टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 V2 माइनस A2 V1। वैल्यूज रखते हैं हम इनमें, तो x अपॉन V1 की वैल्यू हमारी -3 इंटू C2 की वैल्यू हमारी है -15 माइनस V2 की वैल्यू -3 इंटू C1 की वैल्यू -7 बराबर y अपॉन C1 की वैल्यू हमारी -7 इंटू A2 की वैल्यू 3 माइनस C2 की वैल्यू -15 इंटू A1 की वैल्यू हमारी 1 बराबर 1 अपॉन A1 की वैल्यू 1 इंटू V2 की वैल्यू -3 माइनस A2 की वैल्यू 3 इंटू V1 की वैल्यू -3। कैलकुलेट करते हैं इसे हम। -3 और -15 का गुणा हुआ, माइनस माइनस प्लस और 3 गुणे 15 45। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, एक ये माइनस बच गया, यहाँ माइनस लगा गया, 3 गुणे 7 21 बराबर आएगा हमारा y अपॉन -7 और +3 का गुणा हुआ माइनस का 21, यहाँ माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 1 15 बराबर 1/, -1 का गुणा 1 का गुणा -3 में हुआ -3, यहाँ -3 का गुणा -3 में हुआ, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 9। आगे कैलकुलेट करेंगे हम इसे। x अपॉन यहाँ 45 और 21 दोनों ही घट गए, ये हमारा आ जाएगा 24 बराबर y अपॉन ये दोनों जुड़ गए, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 36 बराबर 1 अपॉन -3 + 9, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, घट जाएंगे, प्लस का 6। यहाँ माइनस प्लस होना चाहिए था, ये प्लस का 15 आना चाहिए था, और इन दोनों के चिन्ह अलग अलग होने के कारण ये दोनों घट जाते हैं, जो कि हमारा आता माइनस का 6 ना कि माइनस का 36। अब हमारा आ गया x/24 बराबर y अपॉन -6 और यहाँ 1/6, तीनों ही अनुपात बराबर हैं, तो x और y के मान निकालने के लिए हम एक बार x/24 का 1/6 से तुलना करेंगे, तो आ जाएगा हमारा x/24 बराबर 1/6। यहाँ हमारा कैंची गुणा हो गया, 6 का गुणा हुआ x में और 24 का गुणा हुआ 1 में, यही हमारा आ जाएगा 6x बराबर 24। ये 6 चला गया हमारा भाग में, x बराबर 24/6, 6 से हमारा 24 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा 4, x बराबर आ गया हमारा 4। वैसे ही यहाँ पे y/-6 को अब हम रखेंगे एक बार 1/6 के बराबर में, y/-6 बराबर हो गया 1/6, इनका भी कैंची गुणा हो जाएगा, 6y बराबर हो जाएगा -6 के, ये 6 चला जाएगा हमारा नीचे भाग में, y बराबर हो जाएगा -6/6, ये कैंसिल हो गया, हमारे y बराबर आ गया -1। तो x और y की वैल्यू वज्रगुणन विधि से हमें इस प्रकार से ज्ञात करनी थी। x बराबर आ गया हमारा 4 और y बराबर आ गया -1। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो।